तो हम लोगों ने पिछले क्लास को जहाँ पे छोड़ा था आज हम लोग वहीं से शुरू करेंगे और आज हम लोग भारतीय संविधान के विकास के अगले कक्षा को जारी करते हैं। तो देखिए अब तक हमने 1853 तक के अधिनियम को हमने पढ़ लिया है। आज हम 1858 के अधिनियम को पढ़ते हैं। तो देखिए अगर हमको पढ़ना है कि भारत शासन अधिनियम 1858, तो मैंने पहले ही बताया था कि भारत के संविधान का जो विकास है यह दो स्टेज में पूरा हुआ है ना। कैसे हुआ है? तो पहला ऐसा टाइम पीरियड था जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। तो यह जो शासन था 1757 से 1857 तक रहा था। तो यहाँ तक जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। उसके बाद 1857 की जब क्रांति हुई तो 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक जो है भारत में जो है ब्रिटिश क्राउन या संसद है ना, ब्रिटिश क्राउन या संसद का शासन था। किसका शासन था? ब्रिटिश क्राउन या संसद का शासन था। तो जब यह शासन कर रहा था तो जो भी नियम कानून इसके द्वारा पारित होते थे, भले वो ब्रिटेन के द्वारा बन के आते थे, लेकिन लागू कौन करवाता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। उसी समय जब शासन समाप्त हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का तो 1858 में भारत के शासन को प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन कर दिया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के और ब्रिटेन की जो संसद होती थी या वहाँ के राजा और रानी होते थे यानी कि क्राउन जो होते थे उनके अधीन कर दिया गया। तो यहाँ से लेके 1757 से 1857 तक जो संविधान का विकास हुआ है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, और 1858 से 1947 तक जो संविधान में विकास हुआ है वह हुआ है क्राउन या ब्रिटिश संसद के अधीन। तो हम लोग आज जो है 1858 के अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए 1858 के अधिनियम को हम लोग पढ़ने से पहले 1858 की जो समय परिस्थितियां थी, अगर उस परिस्थितियों को हम लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि 1858 का अधिनियम क्यों लाया गया था। तो देखिए हमने बताया था कि अंग्रेजों का आगमन भारत में 1608 में होता है। 1611 मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित करते हैं, 1613 में सूरत में स्थापित करते हैं, बंगाल को जीतते हैं, कर्नाटक को जीतते हैं, है ना। इस तरीके से भारत के प्रमुख क्षेत्रों को क्या कर लेते हैं? प्रत्यक्ष रूप से अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। जब बहुत बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण हो जाता है तो वहाँ के पब्लिक परेशान हो जाएगी। अब इनकी ऐसी नीति भी रहती थी कि इनके नीति से क्या होते थे? भारतीय जो होते थे नाराज होते थे, और यह नाराजगी जो है दिन प्रतिदिन देखते देखते अनेकों कारणों से क्या हो गया? बढ़ता गया, और वही एक दिन जाके क्या हो गया? बड़ा विस्फोट धारण किया और 1857 की क्रांति हुई। जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति के अगर कारणों में देखेंगे तो जो भारत में सामाजिक सुधार हुआ था, धार्मिक सुधार हुआ था, या उनके द्वारा जो टैक्स में सुधार किया गया था, इन सभी के कारण क्या हो रहा था? भारतीय परेशान हो रहे थे। चौथा कारण आप देख सकते हैं कि उस समय सैनिक जो कारण था कि भारतीयों को क्या था कि विदेश जाना वेदों में या ग्रंथों में क्या था? अपरिहार्य कारण बताया गया था, यानी कि वह जो है उचित नहीं होता था। अगर कोई व्यक्ति समुद्र पार हो जाता था तो वह धर्म भ्रष्ट हो जाता था, अपने सोसाइटी और अपने खानदान से बाहर चला जाता था, और ये क्या करते थे? उनको जबरदस्ती बाहर भेजते थे। तो इससे क्या था? उनमें आक्रोश था। तो यही सारा आक्रोश लेके 1857 की क्रांति हुई। जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति के बाद अब हर कोई यही चाहेगा कि क्या करें? ये जो क्रांति हुई उसको धीमा कर दिया जाए, यानी कि क्रांति को समाप्त कर दिया जाए, और ऐसा शासन संचालित किया जाए कि आगे से कोई भी भारत में विद्रोह की संभावना नहीं हो। तो इसके लिए 1858 में अगर हम 1858 की बात अगर देखते हैं तो 1858 की सबसे पहली बात क्या हो जाएगी? हम बात कर रहे हैं 1858 की, तो 1858 की पहली पॉइंट वाली बात हो जाएगी कि भारत और यूरोपियों के जो सैनिकों का अनुपात था, क्या था? सैनिकों का जो अनुपात था वो पहले था 1:5। 1:5 कहने का मतलब कि एक अंग्रेज पे 5 भारतीय होते थे। लेकिन 1857 के क्रांति के बाद यह सैनिकों का अनुपात जो है 1:2 कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 1:2 कर दिया गया। उसके बाद दूसरी बात कही गई कि देखिए अब जो है
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी क्षेत्र पे विजय हासिल नहीं करेगी। कहने का मतलब क्या था कि अब कोई भी क्षेत्र विस्तार नहीं करेगी। तो इसको समझने के लिए क्या होता था कि देखिए, इसको अगर समझना है तो देखिए, उस समय के अगर भारत को मान लेते हैं कि इतने में यह 100% है, तो 100% में क्या होता था कि उन्होंने 60% को जीत लिया था और 40% जो थे स्वतंत्र थे। तो 40% जब स्वतंत्र थे तो 1858 ईस्वी में जो अधिनियम आया, तो देखिए 60% पे तो डायरेक्ट रूप से अंग्रेजों का अधिकार था, 40% पे क्या था कि वहाँ पे देसी रियासत हुआ करते थे जो पूरी तरीके से स्वतंत्र थे, लेकिन विदेश नीति का निर्धारण जो है अंग्रेज अपने अनुसार करते थे। तो अब क्या हुआ कि 1858 में जब यह प्रावधान किया गया, क्या किया गया कि अभी जो जितने क्षेत्र पे अंग्रेज जीते हुए हैं उसी क्षेत्र पे वह शासन संचालित करेंगे, और जो 40% स्वतंत्र क्षेत्र है वो उनको उसी प्रकार की व्यवस्था या उसी प्रकार की सम्मानजनक बातें दी जाएगी, उसी प्रकार से प्रतिष्ठा मान सम्मान दिया जाएगा जिस प्रकार ब्रिटेन के सम्राट को दिया जाता है। तो ये जो 40% के जो देसी रियासत थे, कौन थे? देसी रियासत, है ना, जिसको प्रिंसली स्टेट कहा जाता है। तो ये देसी रियासत और अंग्रेज के जो सम्राट थे इनके बीच समझौता हुआ और कहा गया कि आप जो है विदेशी, है ना, और संचार और राजस्व से संबंधित जितने भी प्रावधान है आप हमको दे दीजिए, और आप आंतरिक मामले में क्या करते रहिए? स्वतंत्र रूप से शासन करते रहिए। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरी बात क्या हुई कि हमने बताया था कि 1784 में क्या बना था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल, है ना, निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल जो दोनों था, दोनों का कार्य क्या था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वह राजनीतिक मामला देखता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था व्यापारिक मामला देखता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर द्वैध शासन संचालित था। तो उसको जो है 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। तो किसको समाप्त कर दिया जाता है? तो यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या कर दिया जाता है? पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। अब होता क्या है कि देखिए 1858 में जो अधिनियम आया तो इसमें ये जो समझौता हुआ, तो हम बात बताए थे पहले कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें बंगाल के गवर्नर को क्या कहा गया? बंगाल के जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। हम बताए थे कि 1833 ईस्वी में उसी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और अब जो है चूंकि हम देख रहे हैं कि ये 60% पे 60% पे तो अंग्रेज शासन कर ही रहे थे, जो 40% पे जो उनका नियंत्रण हुआ बाद में समझौते के तहत, तो जब यहाँ पे वो काम करते थे तो उनको क्या कहा जाता था? वायसराय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वायसराय कहा जाता था। वायसराय का मतलब क्या होता है? वायसराय का मतलब होता है कि सम्राट का प्रतिनिधि। किसका? सम्राट का प्रतिनिधि। तो अभी आपको बताया कि ब्रिटिश सम्राट और जो देसी रियासत थे उनके बीच समझौता हुआ कि हम जो है 1858 के बाद कोई भी भारतीय क्षेत्र पे अपना जो है विस्तार नहीं करेंगे, किसी को जीतेंगे नहीं, किसी को हड़पेंगे नहीं। आप जो हम जीते हैं 60%, उस पे जो है हम क्या करेंगे? अपना शासन संचालित करेंगे, लेकिन हमको जो है व्यापार में उन्नति हो, आपको भी फायदा हो और भारत एकीकृत हो, वो अंग्रेजों का कहना था। इसके अनुसार उन्होंने देसी रियासतों से समझौता किया कि आप जो है हमको जो बाह्य मामले होते हैं जैसे विदेश नीति हो गया, है ना, दूर संचार हो गया, ये सब चीज़ों पे क्या होगा? ब्रिटेन के जो संसद है वह कानून बनाएगी, यानी कि सम्राट कानून बनाएंगे। तो ये समझौता हुआ था। तो जब ये 60% क्षेत्रों पे जब वह कानून बनाते थे और वहाँ पे शासन संचालित करते थे, तो या इसके लिए उत्तरदायी होता था भारत का गवर्नर जनरल। ये जब 40% पे जब वो सिस्टम को लागू किया जाता था तो उसको वायसराय कहा जाता था। तो हम कह सकते हैं कि 1858 के अधिनियम में चौथा पॉइंट आया कि भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और 1856 से 1861 तक किसका शासन था?
तो लॉर्ड कैनिंग का था। तो इसलिए भारत का प्रथम वायसराय भी कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। तो ये सब चीजें जो है हम देख रहे हैं। अब देखिए एक बात और है कि जब वायसराय कहा जाने लगा तो अब जाहिर सी बात है कि वायसराय जो था वह ब्रिटेन में था। कहाँ था? ब्रिटेन में। तो वायसराय की सहायता के लिए, है ना, वायसराय की सहायता के लिए एक भारत सचिव पद की नियुक्ति की गई। किसकी की गई? भारत सचिव पद की नियुक्ति की गई। और उस भारत सचिव को सहायता एवं मदद करने के लिए, है ना, सहायता एवं सलाह देने के लिए, भारत सचिव को सहायता एवं सलाह देने के लिए भारत परिषद का गठन किया गया। तो हम इस बात को समझते हैं कि देखिए होता क्या था कि ब्रिटेन में होते थे सम्राट। कौन होते थे? सम्राट। और सम्राट के नीचे जो होता था वो होता था निदेशक मंडल। कौन होता था? निदेशक मंडल। निदेशक मंडल होता था। तब ब्रिटिश सम्राट तो होते थे। तो अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ब्रिटिश सम्राट और ब्रिटेन में क्या होता था? एक संसद भी होता था। तो संसद में, है ना, संसद में क्या होते थे? कैबिनेट होती थी। संसद में क्या होता था? कैबिनेट होता था। और कैबिनेट में क्या होता था? जैसे होम मिनिस्ट्री होता है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है। उसी तरीके से एक इंडियन मिनिस्ट्री का स्थापना किया गया। किसका किया गया? इंडियन मिनिस्ट्री का, है ना। क्या? इंडियन मिनिस्ट्री का, यानी कि भारत मंत्रालय का। और भारत मंत्रालय का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहा गया? भारत सचिव कहा गया। क्या कहा गया? भारत सचिव कहा गया। और इस भारत सचिव को सहायता और सलाह कौन देता था? तो इसके लिए 15 सदस्य होते थे, जिसको कहा गया भारत परिषद कहा गया। तो इन सब का संरचना यानी इसका गठन कब किया गया? 1858 के अधिनियम के द्वारा। तो गवर्नर जनरल को कोई भी फैसला या कोई भी निर्णय होता था वह भारत सचिव से पूछ कर ही लागू करना होता था। और भारत सचिव को सहायता एवं सलाह प्रशासन में कौन देता था? तो भारत परिषद जो था वो देते थे। तो ये सब बातें हो गई। उसके बाद यह 5वां पॉइंट हुआ। 6ठा पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि भारत में मुगल वंश के जो शासक होते थे, है ना, तो मुगल वंश के जो शासक थे उनकी सत्ता को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो यानी कि मुगल वंश के जो शासक होते थे, यानी कि मुगल वंश के जो राजा होते थे, राजा के पद को क्या कर दिया गया? तो यानी कि मुगल सम्राट का पद क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो एक तरीके से एक बात और कह सकते हैं कि मुगल सम्राट का पद क्या हो गया? समाप्त। मुगल सम्राट का पद क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब देखिए, अब हम बता रहे थे कि मुगल सम्राट का पद तो समाप्त हो ही गया। अब हम देख रहे हैं कि ये जो प्रावधान बना है, ये जो प्रावधान बना है, तो इन सब पे अंतिम नियंत्रण किसका होता था? अंतरिम नियंत्रण किसका होता था? तो ब्रिटिश संसद या सम्राट का। मैंने जब बताया था तो 1688 का गौरवपूर्ण क्रांति बताया था आपसे कि उस समय ब्रिटेन सम्राट और संसद के बीच एक समझौता हुआ था कि सम्राट तो ब्रिटेन के प्रमुख रहेंगे, लेकिन उनको जो है, जो भी संसद है और उसके जो मंत्री परिषद होंगे उनके सहायता और सलाह के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। ऐसे वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते थे। तो अंतिम नियंत्रण किसका होता था? ब्रिटेन के संसद का नियंत्रण होता था। ये रहा 1858 ईस्वी का अधिनियम। अब हम लोग चलते हैं 1861 ईस्वी का अधिनियम। तो 1861 ईस्वी के अधिनियम के बारे में अगर हम पढ़ें तो देखते हैं कि 1861 ईस्वी के अधिनियम में क्या क्या बातें कही गई थी। तो देखिए 1861 के अधिनियम में कहा गया था, सबसे पहली बात क्या कहा गया कि मैंने बताया था कि 1773 में, है ना, जब बंगाल में एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था, जो गवर्नर जनरल के ऊपर अंकुश लगाने के लिए गठन किया गया था, तो उस समय 4 सदस्य होते थे। लेकिन 1784 के अधिनियम के द्वारा उसके सदस्यों की संख्या को 1 घटा दिया गया और 3 कर दिया गया। उसके बाद हमने बताया था कि 1833 ईस्वी में
1833 ईस्वी में कानून बनाने के लिए जब भारत के क्षेत्र को विस्तार रूप दिया गया और वहाँ पे अंग्रेजों को क्या करना था ना, नियम कानून बनाने थे, तो उनको कठिनाइयाँ ना हो, इसीलिए एक चौथे सदस्य जो था और विधि से पारंगत था, यानी कि विधि का प्रमुख था, यानी कि विधि वेता था, यानी विधि में क्या था, वो प्रकांड था, तो उसकी नियुक्ति गई, यानी कि विधि सदस्य की नियुक्ति की गई और उसको जो है 1853 में क्या कर दिया गया, अस्थायी सदस्यता दे दिया गया। तो उसी तरीके से 1861 ईस्वी में क्या किया गया कि जो कार्यकारिणी परिषद था, गवर्नर जनरल के जो वर्किंग काउंसिल था, यानी कि कार्यकारिणी परिषद, तो कार्यकारिणी परिषद में जो है एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। क्या की गई, कार्यकारिणी परिषद में क्या किया गया, 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। तो 5वें सदस्य को क्या कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। दूसरी पॉइंट आप ध्यान रखिए कि इसी अधिनियम के द्वारा, है ना, इसी अधिनियम के द्वारा यह फैसला लिया गया कि अब जो है विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की जाएगी। तो यानी कि इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, विभागीय प्रणाली या इसी को क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो। क्या किया गया, पोर्टफोलियो। अब इसको समझते हैं, विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो प्रणाली क्या था। तो जैसे आज के दौर से अगर हम लोग समझे तो जब लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है तो जो भी सरकार बनता है ना, जो सरकार बनाता है तो वह क्या करता है, एक मंत्री परिषद का निर्माण करता है। और मंत्री परिषद में क्या होता है कि राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, है ना, इस तरीके से मंत्रियों का बंटवारा होता है और सभी को अपना अपना एक क्या कर दिया जाता है, विशेष विषय का प्रमुख बनाया जाता है। अब जैसे गृह मंत्री है तो गृह से संबंधित कार्य करेंगे, राजस्व मंत्री है तो राजस्व से संबंधित कार्य करेंगे, रक्षा मंत्री है तो रक्षा से संबंधित कार्य करेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य करेंगे। तो उसका जो है निर्धारण जो है सबसे पहली बार 1861 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ही किया गया कि अब जो है प्रशासन विभागीय प्रणाली के तहत किया जाएगा, अर्थात अनेक भागों में बांट दिया जाएगा और प्रत्येक को प्रधान बना दिया जाएगा अलग अलग मंत्रालय देकर। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1861 में। अब अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि इसको शुरुआत कौन किया था, तो उस समय जब 1856 से 1861 तक भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था, तो इसलिए भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत कौन करेगा, तो लॉर्ड कैनिंग करेगा। अब हम आगे देखते हैं कि कानून बनाने के लिए, है ना, 1861 ईस्वी में क्या हो गया, तीसरी बात कि कानून बनाने के लिए कम से कम सदस्यों की संख्या 6 और अधिकतम से अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या कह दिया गया कि अब 12 आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी कि 1861 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा कह दिया गया कि आपको कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्य आपको मिलेंगे और आप क्या करेंगे, बेहतर रूप से एक कानून का निर्माण कर पाएंगे। चौथी बात अगर देखें तो यह कहा गया कि जब भी संकट की स्थिति आ जाए, जब हम बांट रहे हैं कि विभागीय प्रणाली जब अपनाएंगे हम, तो यानी कि मंत्रालय का जब गठन होगा तो आपके मंत्री और भारत के वायसराय के बीच अगर टकराव होता है तो वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि कोई भी विषय पे क्या कर सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था। क्या कर सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब मिली, तो 1861 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। और इस अध्यादेश की जो समय था वह कितने दिन का था, 6 महीनों का था। क्या था, 6 महीनों का था। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि हम बताए थे आपको कि 1773 के अधिनियम के द्वारा हुआ क्या था कि जब बंगाल के गवर्नर जनरल के पावर को बढ़ा दिया गया था तो 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, एक तो बम्बई, एक था मद्रास और एक बंगाल। तो 3 प्रेसिडेंसियों में बंगाल के गवर्नर के क्या कर दिया गया, पावर बढ़ा दिया गया और उसको गवर्नर जनरल कह दिया गया। तो जितने भी बार अधिनियम है उसमें उनकी शक्तियों को क्या किया गया, सीमांकित किया गया, यानी कि कम किया गया। तो 1861 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि मद्रास और बम्बई, क्या, मद्रास और बम्बई, तो मद्रास और बम्बई के जो भी गवर्नर हैं
है ना, मद्रास और बम्बई के गवर्नर है, वह अपने यहाँ नियम बना सकते हैं, लेकिन उस नियम को क्या करना होगा, भारत के जो वायसराय हैं उनसे क्या करना होगा, राय लेना होगा और उनका समर्थन प्राप्त करना होगा। वह अगर समर्थन दे देते हैं तो उनका बनाया गया कानून जो है अपने एरिया में वो क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो ये सब बातें जो थी 1858 और 1861 का अधिनियम था। तो आज हम लोग इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, बाकी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। आपको छोटे छोटे वीडियो देते रहेंगे और आप जो है आसानी से इसको याद करते जाइए। धन्यवाद।